हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द इन द वोकैब। देखिए आपकी पूरे हफ्ते भर का द इन द वोकैब है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है क्वांटरी। देखिए क्वांटरी का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहां पर ना आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको ना क्या करना चाहिए, उसे ही क्वांटरी कहा जाता है। यानी कि अ स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और अ डिफिकल्ट सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वांटरी, यानी कि ना असमंजस या दुविधा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिलेमा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंच। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I have had 2 job offers and I'm in a real quandary about which one to accept. The next one is hostage. देखिए hostage का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को ना पकड़कर बंदी बना दिया जाता है और बहुत बार मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या भी कर दी जाती है ना, उसे ही हॉस्टेज कहते हैं। यानी कि a person who is caught and kept prisoner, a hostage may be killed or injured if the person who is holding him or her does not get what he or she is asking for. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैप्टिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिलीज। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The terrorists have seized 20 hostages and are threatening to kill one a day unless their demands are met. राइवलरी का मतलब होता है दो लोग के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में जो कंपटीशन होता है ना, उसे हम राइवलरी कहते हैं। यानी कि कंपटीशन बिटवीन पीपल, ग्रुप्स एटसेट्रा, प्रतिस्पर्धा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंपटीशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अकॉर्ड। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He had a lot of rivalry with his brothers and sisters. The next one is autonomy. Autonomy का मतलब होता है स्वशासन, यानी कि ना सेल्फ रूल, उसे ऑटोनॉमी कहा जाता है। यानी कि ऑटोनॉमी इज द कंट्रोल और गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप बाय इटसेल्फ रादर देन बाय अदर्स, उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमी। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिपेंडेंस। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Activists stepped up their demands for local autonomy last month. The next one, ओवरसाइट। देखिए ओवरसाइट का मतलब होता है समथिंग दैट यू नॉट नोटिस और डू दैट यू शुड हैव नोटिस्ड और डन, उसे ओवरसाइट कहते हैं। यानी कि कुछ करने या ध्यान देने में भूल या चूक हो जाना जिसकी आशा नहीं हो, उसे हम कहते हैं ओवरसाइट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्लंडर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हर नेम वॉज ओमिटेड थ्रू एन ओवरसाइट। द नेक्स्ट वन इज परपोर्ट। देखिए परपोर्ट का मतलब होता है कोई विशेष अभिप्राय होने या उत्पन्न करने का आभास देना, भले ही वह सच नहीं हो, उसे हम कहते हैं परपोर्ट। यानी कि टू गिव द इंप्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग, यानी कि आप लोगों को बता रहे कि आप कुछ है। और हैविंग डन समथिंग, यानी कि आपने कुछ ना किया है, भले ही वो सच नहीं हो, उसे ही परपोर्ट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सर्टेन। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। They purport to represent the wishes of the majority of parents at the school. The next one is overturn. Overturn का मतलब होता है to officially decide that a decision is wrong and change it. यानी कि ना कानून की दृष्टि से गलत पाए गए निर्णय को उलट देना या बदल देना, उसे overturn कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपील। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अप्रूवल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The Court of Appeals overturned her conviction and ordered a new trial. The next one is pertinent. देखिए pertinent का मतलब होता है, समझिए कि अगर आप किसी टॉपिक पे ना बात कर रहे हैं और अगर आप कोई चीज अगर उसके रिलेशन में अगर आप डिस्कस करते हैं ना, तो उसे ही पर्टिनेंट कहा जाता है। यानी कि ना क्लोजली कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड, यानी कि रेलिवेंट कोई चीज हो उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसे आप कहेंगे पर्टिनेंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनअप्रोप्रिएट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She had asked some pertinent questions. The next one, इंटेंट। देखिए इंटेंट का मतलब होता है द फैक्ट दैट यू वांट एंड प्लान टू डू समथिंग, यानी कि ना व्यक्ति जो करने का इरादा करे, उसे इंटेंट कहते हैं। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। It was not his intent to hurt anyone. The next one is dispensation. देखिए dispensation का मतलब होता है ये एक तरीके का ना एग्जेम्पशन है। यानी कि dispensation is a special permission, यानी कि एक स्पेशल परमिशन आपको मिला है to do something that is normally not allowed, यानी कि ना आपको एक स्पेशल परमिशन मिला है वो काम करने के लिए नॉर्मली जो अलाउड नहीं किया जाता है, उसे डिस्पेंसेशन कहते हैं। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The committee was not prepared to use its discretion and grant special dispensation. The next one is exigency. Exigency का मतलब होता है an urgent need or demand for something that must be dealt with without delay, यानी कि एक sudden या urgent crisis, मतलब कि कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा बगैर कोई डिले किए, बगैर लेट लगाए, उसे ही exigency कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्राइसिस। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The people have to accept the harsh exigency of war. The next one is extraneous. Extraneous का मतलब होता है जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा में है, जरूरी नहीं है अभी, उसे एक्स्ट्रानियस कहा जाता है। लेकिन एक्स्ट्रानियस थिंग्स आर नॉट रेलेवेंट
or essential to the situation you are involved in or the subject you are talking about. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नॉन एसेंशियल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एसेंशियल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. I can choose to ignore these extraneous thoughts or certainly choose not to act on them. The next one is डिसएनफ्रेंचाइज. डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब होता है किसी के अधिकार उससे छीन लेना, स्पेशली उसके वोट करने का अधिकार, उसे ही डिसएनफ्रेंचाइज कहा जाता है, यानी कि टू टेक अवे समबडीज राइट, स्पेशली देयर राइट टू वोट. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसएम्पावर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटाइटल्ड. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Some disenfranchised minority voters also complain of police harassment. The next one is वोटरी. देखिए वोटरी के ना दो मतलब होते हैं. एक वोटरी का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन या कोई साधु या साध्वी जो जिसने अभी अपना पूरा जीवन ना भगवान के नाम कर दिया है, या तो वो ना रिलीजियस लाइफ रह रहा है क्योंकि उसने कोई ऐसी ना कसम खा ली है, उसे ही वोटरी कहा जाता है. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. It is conflicting that Sister Mary wants to live on as a votary and get married. और एक वोटरी का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो एक पर्टिकुलर कॉज को या एक पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करे ना, उसे भी हम वोटरी ही कहते हैं. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. She was a great votary of Satyagraha and articulated it through public speeches. The next one is irony. Irony का मतलब होता है the use of words to express something other than and especially the opposite of the literal meaning. यानी कि ना पर्यायसोक्ति, ऐसी बात कही जाए कि लगे मजाक हो रहा है, या व्यंग्योक्ति जिसमें कही गई बात से उल्टा अर्थ निकले, उसे हम कहते हैं आईनी. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रडिक्शन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The irony of the situation is that Amy died right after she killed her husband for his insurance money. The next one is rhetoric. देखिए rhetoric का मतलब होता है अगर आप किसी के स्पीच को rhetoric बोलते हैं ना, तो मतलब कि वो बोलता ही ऐसा है या वो लिखता ही ऐसा है ना, ताकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके या परसुएड कर सके वो काम करने के लिए, उसे ही rhetoric कहा जाता है, यानी कि ना वाक पटुता. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एलोक्वेंस. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The chapter is mostly wordy rhetoric. The next one is रिजॉर्टेड. रिजॉर्टेड का मतलब होता है कि आपको कोई ना ऐसा काम करना पड़ रहा है जो कि अच्छा नहीं है, मगर आपके पास वो काम करने के अलावा कोई और चॉइस भी नहीं है, उसे रिजॉर्टेड कहा जाता है. यानी कि टू डू और यूज समथिंग बैड और अनप्लेजेंट बिकॉज यू फील यू हैव नो चॉइस. द नेक्स्ट वन इज डिसमेंटल. डिसमेंटल का मतलब होता है खंड करना. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिटैच. एंटोनिम क्या हो जाएगा? असेंबल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. I had to dismantle the engine in order to repair it. The next ब्रेजन. देखिए ब्रेजन का मतलब होता है अगर आप किसी पर्सन को या उसके बिहेवियर को अगर आप ब्रेजन डिस्क्राइब करते हैं ना, तो मतलब कि वो पर्सन ना कुछ बोलने से पहले ना सोचता नहीं है, और उसको ये परवाह भी नहीं होती है कि सामने वाला पर्सन उसके बारे में ना क्या सोच रहा है या उसके बिहेवियर के बारे में क्या सोच रहा है, तो उसे ब्रेजन कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बोल्ड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? टिमिड. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. There were instances of brazen cheating in the exams. The next one is cheerleader. देखिए इसका मतलब होता है an enthusiastic and vocal supporter, यानी कि एक उत्साही और मुख्य समर्थक आपका, उसे cheerleader कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Priyanka's little sister is her biggest cheerleader, always supporting her in whatever she chooses to do with herself. The next one is डिलीटीरियस. देखिए इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो आपके लिए हार्मफुल है या अच्छा नहीं है ना, तो उसे डिलीटीरियस कहा जाता है. आप इसको याद रखने के लिए ना एक ट्रिक सीख सकते हैं. देखिए जो भी चीज आपके लाइफ में हार्मफुल है, आप क्या करेंगे? उसको अपनी लाइफ से डिलीट कर देंगे ना, तो वो चीज क्या हो जाएगा? डिलीटीरियस. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेट्रीमेंटल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एडिंग. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The chemical is deleterious to the environment. The next one is deja vu. Deja vu का मतलब होता है देखिए एक ऐसा फीलिंग. देखिए ना कभी कभार जब हम लोग कुछ देखते हैं या सुनते हैं तो हमें लगता है ना कि ये चीज पहले भी ना हो चुकी है, उसे डेजा वू कहा जाता है, यानी कि ना पहले भी महसूस किया हुआ. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. I entered the room and immediately felt a sense of deja vu. The next one is abrupt. Abrupt का मतलब होता है कोई भी चीज अगर सडन है या अनएक्सपेक्टेड हो जाए ना, तो उसे ही एब्रप्ट कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनएंटिसिपेटेड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटिसिपेटेड. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The accident brought his career to an abrupt end. The next one is resign. Resign का मतलब होता है to officially state that a law, contract, decision, etc. is no longer valid. यानी कि ना किसी चीज को रद्द कर देना, उसे ही रिसाइन कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अप्रूवल. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं.
The policy of charging air travelers for vegetarian meals proved unpopular and has already been rescinded. One is ostensible. देखिए ostensible का मतलब होता है कोई चीज अगर ना दिखावटी हो ना उसे ही ostensible कहा जाता है. देखिए ostensible is used to describe something that seems to be true. यानी कि ये चीज है ना उस चीज को डिस्क्राइब करती है जो कि लगता है कि सही है और लोग कह भी रहे कि ये सही है, मगर आपको और कुछ कुछ लोगों को उस चीज के बारे में ना डाउट है तो उसे ostensible कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपैरेंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द ostensible purpose of these meetings was to gather information on financial strategies. The next one is combat. Combat का मतलब होता है लड़ाई, यानी कि a fight between two people or things, उसे combat कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The film explores the combat between good and evil. The next one is परसुएंस. देखिए परसुएंस का मतलब होता है जब किसी चीज के पीछे पड़े होते हैं ना उस चीज को अचीव करने के लिए, उसे ही परसुएंस कहते हैं, यानी कि द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू अचीव समथिंग. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. शी हैज डिवोटेड herself to the pursuance of justice for her son. The next one is assert. assert का मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट रूप से और बलपूर्वक कहना, उसे ही assert कहा जाता है, यानी कि टू से समथिंग क्लियरली एंड फर्मली. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अफर्म. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. शी कंटिन्यूड टू असर्ट हर इनोसेंस. द नेक्स्ट वन इज एक्सपेडिशियस. एक्सपेडिशियस का मतलब होता है कोई भी चीज अगर क्विक है, एफिशिएंट है, यानी कि ना फास्ट है या शीघ्र है, उसे ही एक्सपेडिशियस कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फास्ट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्लो. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The judge said that arbitration was a fair and expeditious decision making process. The next one is obviate. Obviate का मतलब होता है किसी डिफिकल्टी को, किसी प्रॉब्लम को निकाल बाहर फेंकना, उसे ही obviate कहा जाता है, यानी कि ना समस्या का निवारण करना. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अवर्ट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अलाउ. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Our old fashioned push more, for instance, obviates the need for extension leads. The next one is कंटेंट. देखिए कंटेंट के ना तीन मतलब होते हैं. एक मतलब होता है समस्या या मुश्किल परिस्थिति का सामना करना, यानी कि टू डील विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन, उसे कंटेंट कहा जाता है. एक कंटेंट का मतलब होता है जब आप कोई बात ना दावे से कहते हैं ना तो उसे भी कंटेंट ही कहा जाता है, यानी कि इफ यू कंटेंट दैट समथिंग इज ट्रू, यू स्टेट और आर्ग्यू दैट इट इज ट्रू. और एक कंटेंट का मतलब होता है compete करना, यानी कि कंपटीशन करना, स्पर्धा करना, उसे ही कंटेंट कहा जाता है. यानी कि if you contend with someone for something such as power, you compete with them to try to get it. The next one is instance. instance का मतलब होता है उदाहरण, मिसाल या मामला, उसे instance कहा जाता है, यानी कि ना एग्जाम्पल. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पेसिमेन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. There have been several instances of violence at the school. The next one is decade. decade का मतलब होता है 10 वर्ष की अवधि, यानी कि a period of 10 years, उसे ही decade कहा जाता है. The next one is deem. deem का मतलब होता है to have a particular opinion about something, उसे ही deem कहा जाता है, यानी कि किसी बात को विशेष रूप में समझना या मानना. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंसिडर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डाउट. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The area has now been deemed safe. The next one is mandate. Mandate का मतलब होता है the power that is officially given to a group of people to do something, especially after they have won an election. यानी कि ना वो power जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है कुछ करने के लिए, स्पेशली तब जब उन्होंने एक इलेक्शन जीता है, उसे ही मैंडेट कहा जाता है, यानी कि ना अधिदेश. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. At the forthcoming elections, the government will be seeking a fresh mandate from the people. The next one is transparency. देखिए ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जिसके आप आर पार देख सकते हैं उसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, बराबर. तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब हो गया कि आप है ना कोई भी सीक्रेट नहीं रखते हैं, आप है ना ओपन है किसी भी चीज को लेके, आप बहुत ज्यादा क्लियर हैं, उसे ही ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है, यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग डन इन एन ओपन वे विदाउट सीक्रेट्स. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लैरिटी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओपेसिटी. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. We want more transparency in government. The next
फ्लिप फ्लॉप, देखिए फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है एक ऐसा ओकेजन जब कोई अपना प्लान ना कंप्लीटली चेंज कर देता है ना, तो उसे फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज ऑल्टर, देखिए ऑल्टर का मतलब होता है स्लाइट चेंज करना, उसे ऑल्टर कहा जाता है, यानी कि टू मेक समथिंग डिफरेंट इन सम वे बट विदाउट चेंजिंग इट कंप्लीटली, यानी कि बदलना, उसे हम कहते हैं ऑल्टर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? चेंज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, वी हैव हैड टू ऑल्टर सम ऑफ आवर प्लान्स। नेक्स्ट वन इज एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है कि आप किसी पर ना आरोप लगा रहे हैं बगैर किसी प्रूफ के, उसे ही एलिगेशन कहा जाता है, यानी कि अ स्टेटमेंट मेड विदाउट गिविंग प्रूफ दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग और इलीगल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्यूजेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सकल्पेशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, allegations that Mr. Tom was receiving money from known criminals have caused a scandal. The next one is malfeasance। देखिए malfeasance का मतलब होता है कोई ऐसा wrongful conduct जो जनरली पब्लिक ऑफिशियल करता है, लेकिन कोई गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा किया गया गलत काम, उसे malfeasance कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, several cases of malpractice and malfeasance in the financial world are currently being investigated। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब होता है इट इज अ स्किलफुल हैंडलिंग, कंट्रोलिंग और यूजिंग ऑफ समथिंग और समवन, यानी कि ना किसी पर्सन का या किसी चीज का ना बहुत चालाकी से ना इस्तेमाल करना, उसे कंट्रोल करना, ठीक है, उसे ही मैनिपुलेट कहा जाता है, यानी कि चालाकी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मनूवर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, her press conference was a masterpiece of media manipulation। The next one is unravel। देखिए unravel का मतलब होता है कि अगर आप किसी ना मिस्टीरियस, अननोन या कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को अगर आप अनरावल करते हैं ना, तो मतलब कि आपको वो चीज ना समझ में आ गया है, आपने उसे ना डिकोड कर लिया है, आपने उसे ना सुलझा दिया है, उसे अनरावल कहा जाता है। यानी कि इफ यू अनरावल अ मिस्टीरियस, अननोन और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, यू मेक इट नोन और अंडरस्टूड, एंड इफ इट अनरावल्स इट बिकम्स नोन और अंडरस्टूड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अननॉट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटैंगल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, we have a long way to go before we unravel the secrets of genetics। The next, suspicious। suspicious का मतलब होता है संदिग्ध। देखिए making you feel that something illegal is happening or that something is wrong, यानी कि अगर आपको डाउट हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या कोई इलीगल काम हो रहा है, तो उसे सस्पिशियस कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, her behavior was very suspicious। next one is watchdog। देखिए watchdog ना ये एक पर्सन होगा या कमिटी होगा जिसका काम ही है बड़े बड़े कंपनियों पे नजर रखने का, ताकि वो कोई ना इलीगल काम नहीं करे, ठीक है, या इररिस्पॉन्सिबली काम नहीं करे, बिकॉज लोगों का पैसा होता है ना उन लोग के पास, तो उन्हें वॉचडॉग कहा जाता है। यानी कि a watchdog is a person or committee whose job is to make sure that companies do not act illegally or irresponsibly। The next one is reprieve। reprieve का मतलब होता है to stop or delay the punishment of a prisoner who was going to be punished by death। यानी कि मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति की सजा को रोकना, उसे कुछ देर का विराम देना, उसे ही रिप्राइव कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पार्डन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंटिन्यूएशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, he was sentenced to death but was granted a last minute reprieve। the next one is contravention। contravention का मतलब ही होता है नियम या कानून को भंग करना, उसका उल्लंघन करना, उसे हम कॉन्ट्रवेंशन कहते हैं, यानी कि इन अ वे दैट इज नॉट अलाउड बाय अ रूल, लॉ और अग्रीमेंट, उसे कहा जाता है कॉन्ट्रवेंशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रीच। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओबीडियंस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, they have acted in contravention of the terms of the treaty। the next, एक्सपीडियंट। देखिए एक्सपीडियंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपके लिए अभी ना सही है, या तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपके लिए आपको लग रहा होगा कि सही है, बट वो नैतिकता के हिसाब से, यानी कि ना मॉरली वो चीज ना एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे एक्सपीडियंट कहा जाता है, यानी कि ना स्वार्थ साधक। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एडवांटेजियस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनएक्सपीडियंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, it might be expedient not to pay him until the work is finished। the next one is volatility। देखिए what do you mean by volatile? देखिए volatile का मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर बहुत जल्दी ना वेपर में बदल जाए, यानी कि गैस में बदल जाए, तो उसे volatile कहा जाता है, बराबर है कि नहीं? तो वॉलेटिलिटी का मतलब होता है किसी का नेचर अगर ना अनप्रेडिक्टेबल हो, मतलब कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाएगा, एक्साइट भी बहुत जल्दी हो जाएगा, तो उसे वॉलेटिलिटी कहा जाता है, ना चंचलता या तो अस्थिरता। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, there are many stories about his volatility and volcanic temper। the next one is emphatic। emphatic का मतलब होता है अगर आप कोई चीज ना बहुत जोरदार तरीके से कहते हैं ना,
तो उसे ही एम्फैटिक कहा जाता है, यानी कि सेड और एक्सप्रेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग वे। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? असर्टिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनएम्फैटिक। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The minister has issued an emphatic rejection of the accusation. The next one is juxtapose. देखिए juxtapose का मतलब होता है ये किया ही जाता है वो दिखाने के लिए कि दो चीजों के बीच में ना बिल्कुल भी समानता नहीं है। इस केस में देखिए क्या करेंगे ना कि आप ना दो कॉन्ट्रास्टिंग ऑब्जेक्ट्स ले लेंगे या आइडियाज ले लेंगे, आपने उन्हें साथ में रखा ही इसलिए है ताकि आप उन दोनों के बीच का डिफरेंसेस लोगों को बता सके, उसे ही जक्सटापोज कहा जाता है। यानी कि इफ यू जक्सटापोज टू कॉन्ट्रास्टिंग ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस और आइडियाज, यू प्लेस देम टुगेदर, आपने उनको जानबूझ के रखा ही है, ठीक है, और डिस्क्राइब देम टुगेदर सो दैट द डिफरेंसेस बिटवीन देम आर एम्फसाइज्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द एग्जीबिशन juxtaposes Picasso's early drawings with some of his later works. The next, कंपेल। कंपेल का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए फोर्स करना, उसे कंपेल कहा जाता है, यानी कि टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को बाध्य या विवश करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंपेल। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। एज अ स्कूल बॉय ही वाज कंपेल्ड टू वेयर शॉर्ट्स इवन इन विंटर। द नेक्स्ट वन इज प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है एट फर्स्ट साइट, यानी कि बेस्ड ऑन व्हाट सीम्स टू बी द ट्रुथ व्हेन फर्स्ट सीन और हर्ड, यानी कि आप अगर किसी चीज को अगर पहली दफा देखते हैं तो पहली बार में देख के आपको जो भी सच लगता है ना या आपको जो भी समझ आता है ना, तो उसे प्राइमा फेसी कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेल्फ एविडेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देयर इज प्राइमा फेसी एविडेंस दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड। द नेक्स्ट वन इज कोहेरेंट। देखिए कोहेरेंट का मतलब होता है अगर आप ये चीज ना आइडियाज या थॉट्स के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं ना, तो मतलब कि वो चीज ना बहुत ज्यादा क्लियर है और बहुत इजीली समझ आ रही है, तो बहुत ज्यादा लॉजिकल है, उसे कोहेरेंट कहा जाता है। और अगर आप ये किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं ना, तो मतलब कि वो पर्सन अपनी बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहा है, तो उसे भी कोहेरेंट ही कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। When she calmed down, she was more coherent. The next one is obfuscate. Obfuscate का मतलब होता है to make something unclear and more difficult to understand, यानी कि ना जानबूझकर किसी चीज को आप है ना जटिल बना रहे हैं, मतलब कि ना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं या अस्पष्ट बना रहे हैं या किसी को उलझन में डाल रहे हैं ना, तो उसे ही ऑफिसकेट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंफ्यूज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लैरिफाई। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She was criticized for using arguments that obfuscated the main issue. The next one, चिकन एंड एग। देखिए एक ना ईडियम है, इसका मतलब होता है, आपने बचपन में बहुत बार सुना होगा, लोग कभी कभार इट करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि मुर्गी पहले आया है कि अंडा पहले आया है ना, तो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ना क्या पहले आया है, करेक्ट। तो ऐसा सिचुएशन जहां पे आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या किस चीज का कारण है या ये चीज ना किस चीज से हुई है, तो उसे चिकन एंड एग कहा जाता है। यानी कि इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन एज अ चिकन एंड एग सिचुएशन, यू मीन दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिसाइड दैट दोनों में से कौन किसका कारण रहा है कि वो दूसरा चीज वहां पे ना हो गया, तो उसे चिकन एंड एग कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन। डज टीम स्पिरिट लीड टू विनिंग और डज विनिंग जनरेट टीम स्पिरिट? द नेक्स्ट वन इज मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है the power that is officially given to a group of people to do something, especially after they have won an election। यानी कि नॉर्मली ना वो पावर जब आप एक ग्रुप को देते हैं, विशेषतः तब जब उन लोगों ने चुनाव जीत लिया है, तो उसे मैंडेट कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड विथ अ क्लियर मैंडेट टू टैकल वायलेंट क्राइम। कॉन्स्ट्रेंट। देखिए कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है प्रतिबंध, यानी कि कोई ऐसी चीज जो आपको ना लिमिट कर रही हो, यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर रही हो, उसे ही कॉन्स्ट्रेंट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्शन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रीडम। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Financial constraints on the company are preventing them from employing new staff. The next one is brinkmanship. देखिए brinkmanship ना ये बिहेवियर जनरली पॉलिटिक्स में देखा जाता है, जहां पे लोग ना जानबूझकर डेंजरस सिचुएशन में ना एंटर करते हैं, जिससे कि या तो बहुत बड़ा सक्सेस हो जाएगा या तो कंप्लीट डिजास्टर यानी कि ना फेलियर हो जाएगा, उसे ब्रिंकमैनशिप कहा जाता है। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। There is a lot of political brinkmanship involved in this latest development. The next one is quagmire. देखिए quagmire का मतलब होता है कोई डिफिकल्ट, डेंजरस या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, उसे ही क्वगमायर कहा जाता है, यानी कि कठिन, जटिल या खतरनाक स्थिति। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिलेमा। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। We have no intention of being drawn into a political quagmire.
फिस्कल, फिस्कल का मतलब होता है कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट और पब्लिक मनी, स्पेशली टैक्सेस, यानी कि ना सरकार या सार्वजनिक धन, विशेषतः करों से संबंधित, उसे ही फिस्कल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन फाइनेंशियल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द चांसलर हैज स्टेबलाइज्ड द इकोनॉमी थ्रू स्ट्रिक्ट फिस्कल डिसिप्लिन। द नेक्स्ट वन इज डेट सीलिंग। डेट सीलिंग का मतलब होता है कि ना, सीलिंग का मतलब देखिए क्या होता है कि ना एक ना अपर लिमिट ने सेट कर दिया गया है कि उसके बियॉन्ड जब गवर्नमेंट अगर पैसा ना बोरो नहीं कर सकती है, डेट का मतलब ये होता है उधार, ठीक है। तो एक ऐसा अपर लिमिट जिसके बियॉन्ड आप कुछ भी बोरो नहीं कर सकते हैं, उसे ही डेट सीलिंग कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज ऑब्लिगेशन। इसका मतलब होता है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि दायित्व, उसे ही ऑब्लिगेशन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Employers have an obligation to treat all employees equally. The next one is debacle. देखिए debacle का मतलब होता है कोई इवेंट या कोई सिचुएशन अगर कंप्लीट फेलियर हो और उससे अगर बहुत ज्यादा बेइज्जती भी हो ना, तो उसे ही डिबैकल कहा जाता है। यानी कि एन इवेंट और सिचुएशन दैट इज अ कंप्लीट फेलियर एंड कॉजेज एम्बैरेसमेंट, उसे कहते हैं डिबैकल, यानी कि असफलता। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फियास्को। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सक्सेस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The collapse of the company was described as the greatest financial debacle in US history. The next one is furlough. Furlough का मतलब होता है, देखिए, जब कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने बहुत सारे वर्कर्स को या कुछ वर्कर्स को अगर ना निकाल दे, या तो टेम्पररी पीरियड के लिए या तो लंबे समय के लिए, यानी कि ना ले ऑफ कर दे, उसे ही फरलॉ कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दिस कुड मीन अ मैसिव फरलॉ ऑफ गवर्नमेंट वर्कर्स। नेक्स्ट वन इज ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है किसी नियम, समझौते की शर्तों आदि का उल्लंघन करना या कोई कानून तोड़ना या नियम भंग करना, उसे ही ब्रीच कहा जाता है। यानी कि एन एक्ट दैट ब्रेक्स एन अग्रीमेंट, अ लॉ, एटसेट्रा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रवेंशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही वाज सूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट वन, सोरिंग। सोरिंग का मतलब होता है, देखिए, कोई अमाउंट, कोई वैल्यू, कोई लेवल और वॉल्यूम, इफ इट सोर्स ना, तो मतलब कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसे ही सोरिंग कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? राइज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्लाइन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शेयर सोल्ड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट वन इज डिलीटीरियस। देखिए, हाल फिलहाल में भी आया था द हिंदू में। हाँ, तो डिलीटीरियस का मतलब होता है जो भी चीज आपके लिए ना हार्मफुल है या डेंजरस है, यानी कि ना हानिकारक है, उसे डिलीटीरियस कहा जाता है। और ये वर्ड याद रखने के लिए ना मैंने आपको एक ट्रिक भी सिखाया था। देखिए, जो भी चीज आपके लिए लाइफ में हार्मफुल होगा, तो आप उसको अपने लाइफ से क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे ना, तो उसे ही डिलीटीरियस कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेंजरस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेफ। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। These drugs have a proven deleterious effect on the nervous system. The next one is limping. देखिए, limping का मतलब होता है जब पैर में ना अगर चोट लग जाए, तो उस वजह से हम जो ढंग से नहीं चल पाते हैं या तो हम लंगड़ा कर चलते हैं ना, तो उसे लिंपिंग कहा जाता है। यानी कि टू वॉक विद डिफिकल्टी बिकॉज यू हैव हर्ट योर लेग और फुट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टम्बलिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एड्रॉइट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। 3 minutes into the game, Jackson limped off the pitch with a serious ankle injury. The next one is bipartisan. देखिए, बाय का मतलब ही होता है टू, तो बाय पार्टीशन का मतलब क्या हो जाएगा ना, जहां पे भी ना दो पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है या दो पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है, उसे ही बाय पार्टीशन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टू पार्टी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन पार्टीशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट विल टेक अ bipartisan effort to turn the bill into a law. The next one, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी कि ना तगड़ा और स्वस्थ, उसे ही रोबस्ट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टर्डी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनहेल्दी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी वॉज इन रोबस्ट हेल्थ। द नेक्स्ट वन इज कॉन्सेंसस। इसका मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में या ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जब सहमति होती है ना, तो उसे कॉन्सेंसस कहा जाता है, यानी कि ना अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द जनरल consensus in the office is that he can't do his job. The next one is stemming. Stemming का मतलब होता है किसी वस्तु को बढ़ने या फैलने से रोकना, उसे ही स्टेमिंग कहा जाता है। यानी कि टू स्टॉप समथिंग दैट इज इंक्रीजिंग और स्प्रेडिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कटिंग आउट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंटिन्यूइंग।
आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द अथॉरिटी सीम पावरलेस टू स्टेम द राइजिंग टाइड ऑफ वायलेंस। नेक्स्ट वन इज कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है किसी बात से सहमत होना, यानी किसी चीज से अग्री करना, उसे ही कंसेंट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? असेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिनायल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दे कांट पब्लिश योर नेम विदाउट योर कंसेंट। द नेक्स्ट वन प्रेसिपाइज। देखिए प्रेसिपाइज का मतलब होता है, अगर मैं लिटरल मीनिंग में बोलूँ ना प्रेसिपाइज का मतलब, देखिए आप बहुत बार अपना पहाड़ देखा होगा, ठीक है, तो वहां पे सबसे उसका जो एज होता है ना, जहां से आपको नीचे सब कुछ दिखाई देगा, खाई होती है वहां पे, अगर कोई गिर जाए तो दिक्कत हो जाएगी वहां पे बराबर ना, तो उसे प्रेसिपाइज कहा जाता है। और अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में, अगर डे टू डे लाइफ में अगर आप ये वर्ड प्रेसिपाइज यूज करते हैं ना, तो मतलब कि एक पर्सन बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है, वो ऐसी सिचुएशन में है ना कि वो फेलियर या डिजास्टर के ना बहुत नजदीक खड़ा है, तो उसे प्रेसिपाइस कहा जाता है। यानी कि इफ यू से दैट someone is on the edge of a precipice, you mean that they are in a dangerous situation in which they are extremely close to disaster or failure. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The banks brought the economy to the edge of a precipice. The next one is hobble. Hobble का मतलब होता है कि आप बहुत डिफिकल्टी से चल पा रहे हैं, बिकॉज आपके पैरों में चोट लगी हुई है, तो उसे हॉबल कहते हैं। यानी कि पैरों या टांगों में दर्द के मारे कठिनाई से चलना या लंगड़ाते हुए चलना, उसे हम कहते हैं हॉबल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टैगर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He got up slowly and hobbled over to the coffee table. The next विगल। देखिए विगल का मतलब होता है तेजी से हिलना डुलना या तेजी से किसी को हिलाना डुलाना, उसे विगल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फिजिट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेस्ट और रिलैक्स। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी विगल्ड हर फिंगर। द नेक्स्ट वन इज एक्रिमनी। देखिए एक्रिमनी का मतलब होता है एंग्री एंड बिटर फीलिंग्स और वर्ड्स, यानी कि किसी पर्सन के प्रति कटु भावनाएं रखना या कटु शब्द बोलना, उसे एक्रिमनी कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिटरनेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काइंडनेस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Mediation can help divorcing couples keep acrimony at a minimum. The next one is boycott. देखिए boycott का मतलब होता है किसी चीज का बहिष्कार कर देना, उसे ही boycott कहा जाता है। तो इसका synonym क्या हो जाएगा? ostracize। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The union called on its members to boycott the meeting. अनडिग्निफाइड। अनडिग्निफाइड का मतलब होता है अशोभनीय, या तो अगर किसी का आचरण ही ऐसा है ना जिसके कारण अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा मूर्ख लग रहा है या वो लोगों की नजर में ना गिरते जा रहा है ना, तो उसे अनडिग्निफाइड कहा जाता है। यानी कि कॉजिंग यू टू लुक फुलिश एंड टू लूज द रिस्पेक्ट ऑफ अदर पीपल, उसे हम कहते हैं अनडिग्निफाइड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिमीनिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिग्निफाइड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। There was an undignified scramble for seats on the train. The next one is former. Former का मतलब होता है जिसे है ना आप लोग आजकल की भाषा में एक्स कहते हैं ना, यानी कि ना एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, उसे ही फॉर्मर कहा जाता है। यानी कि ऑफ एन अर्लियर टाइम, बिलोंगिंग टू दी पास्ट, यानी कि पूर्व काल का। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? erstwhile। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्यूचर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The two teachers are former singers from the choir. The next one is एनेक्स। एनेक्स का मतलब होता है जब किसी बहुत बड़े बिल्डिंग से अगर कोई छोटा बिल्डिंग अगर लगा हुआ हो ना, तो उसे एनेक्स कहा जाता है, लेकिन ना उपभवन। बिल्डिंग दैट इज जॉइंट टू अ लार्जर वन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। डेलिकेट एंड वैल्यूएबल बुक्स आर केप्ट इन एन एयर कंडीशन एनेक्स टू द मेन लाइब्रेरी। द नेक्स्ट वन इज मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत ज्यादा प्रभावशाली है या शानदार है ना, तो उसे मैजेस्टिक कहा जाता है। यानी कि इम्प्रेसिव बिकॉज ऑफ इट्स साइज और ब्यूटी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The great ship looked majestic in her new colors. The next one is edifice। edifice का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा भवन या इमारत, यानी कि a large impressive building, उसे ही edifice कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टार। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The US Capitol is one of our nation's most impressive edifices. The next one is milestone। milestone का मतलब होता है a very important event, यानी कि ना अत्यंत महत्वपूर्ण घटना, या तो अगर कोई विशेष उपलब्धि भी होती ना, तो उसे माइलस्टोन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? माइल पोस्ट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The opening of a branch in New York represented an important milestone for the company. The next one is
पार्टिसन। पार्टिसन का मतलब होता है जब कोई पर्सन ना किसी एक पर्सन को, ग्रुप को या आइडिया को ना बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाता है ना, बगैर कुछ सोचे समझे कि वो सही है या गलत है, तो उसे ही पार्टिसन कहा जाता है। यानी कि showing too much support for one person, group or idea, especially without considering it carefully, तो उसे हम कहते हैं पार्टिसन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बायस्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द ऑडियंस वॉज वेरी पार्टिसन एंड refused to listen to her speech. The next one is वरिसम। वरिसम का मतलब होता है जो भी चीज ना चिंताजनक है ना, उसे ही वरिसम कहा जाता है। यानी कि दैट मेक्स यू वरी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्टर्बिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कामिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The political situation in the region is particularly worrisome. The next one is हॉस्टाइल। देखिए हॉस्टाइल का मतलब होता है कोई भी चीज जो अनफ्रेंडली होता है ना, उसे हम ना हॉस्टाइल कहते हैं। देखिए हॉस्टाइल ना एक लैटिन वर्ड हॉस्टिस से आया है, जिसका मतलब ही होता है एनिमी, तो उसे ही हॉस्टाइल कहा जाता है। यानी कि ना किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अगर अत्यंत उग्र भावना हो, स्पेशली दुश्मनी की, तो उसे हम कहते हैं हॉस्टाइल। यानी कि हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समबडी और समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेवरेबल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Her parents were openly hostile to me. The next one is ascent. Ascent का मतलब होता है कोई भी चीज जब है ना ऊपर की तरफ जाती है ना, कि ना ऊपर की तरफ अगर बढ़ रही है ना, तो उसे ही ascent कहा जाता है। यानी कि अ मूवमेंट अपवर्ड, चढ़ाव। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ascend। एंटोनिम क्या हो जाएगा? descend, यानी कि नीचे आ जाना। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। His ascent to power was rapid and unexpected. The next one is कोर। देखिए कोर का एक मतलब होता है, आप जो फ्रूट खाते हैं ना, तो फ्रूट का जो सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ पे ना सीड्स होते हैं, उसे कोर कहा जाता है। और एक कोर का मतलब होता है सबसे ज्यादा सेंट्रल या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग, उसे एक कोर कहा जाता है। सो द कोर ऑफ समथिंग सच एज अ प्रॉब्लम और एन इश्यू इज द पार्ट ऑफ इट that has to be understood or accepted before the whole thing can be understood or dealt with, उसे ही कोर कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एसेंस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कोर ऑफ अर फिलोसफी इज रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। द नेक्स्ट वन इज इरोजन। देखिए इरोजन का मतलब होता है द इरोजन ऑफ अ पर्सन अथॉरिटी, राइट्स और कॉन्फिडेंस। यानी कि किसी पर्सन का अगर ना अथॉरिटी, राइट यानी कि ना अधिकार, या कॉन्फिडेंस अगर ना इरोड हो रहा है ना, तो मतलब कि वो धीरे धीरे ना खत्म होते जा रहा है, डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, तो उसे इरोजन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कोरोड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रीबिल्डिंग। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Many people believe the internet is contributing to the erosion of face-to-face communication. The next one is predominance। predominance का मतलब होता है situation in which one person or group of people have more importance or power than others। यानी कि ना संख्या की दृष्टि से किसी की प्रधानता, उसे predominance कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डोमिनेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सबसर्वियंस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The company has never regained its predominance in the industry. The next one is violate। violate का मतलब होता है किसी रूल को, किसी अग्रीमेंट को, उसके नियम का उल्लंघन करना, उसे ही वायलेट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रीच। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंप्लाइड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दे वर चार्ज्ड विद वायलेटिंग फेडरल लॉ। द नेक्स्ट वन इज लिंचिंग। देखिए लिंचिंग का मतलब होता है बिना वैध निर्णय के किसी को मार डालना। यानी कि ना जब एक ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्सन को है ना मार देते हैं कानून अपने हाथ में लेकर, उसे लिंचिंग कहा जाता है। यानी कि पुटिंग अ पर्सन टू डेथ बाय मॉब एक्शन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द अक्यूज्ड किलर वाज लिंच्ड बाय एन एंग्री मॉब। द नेक्स्ट वन इज टर्न। देखिए टर्न का मतलब होता है वेरी सीरियस। अभी देखिए ये सीरियस ना बीमार वाला नहीं है, ये चेहरा जो बहुत गंभीर होता है ना या कठोर होगा ना, तो उसे स्टर्न कहा जाता है। या तो कोई ऐसा चेहरा जो कभी हंसता ही नहीं है ना, तो उसे भी हम स्टर्न ही कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्श। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेंटल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं।
A stern receptionist took our names without even looking up. One is nuance. Nuance का मतलब होता है a very slight difference in appearance, meaning, sound, etc. यानी कि जब बहुत एक छोटा सा difference होता है जो कि दिखेगा भी नहीं ना किसी के appearance में, meaning में या sound में, उसे nuance कहा जाता है, यानी कि ना सूक्ष्म. आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं. The painter has managed to capture every nuance of the woman's expression. The next one is acquitted. Acquitted का मतलब होता है to state formally that a person is not guilty of a crime. यानी कि किसी के निर्दोष होने की विधिवत घोषणा करना उसे ही acquitted कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? absolve. एंटोनिम क्या हो जाएगा? accuse. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. She was acquitted of all the charges against her. The next विजिलेंटिज्म. देखिए विजिलेंटिज्म का मतलब होता है ये ना कुछ लोग होते हैं, कुछ ऑर्डिनरी पीपल जो कि ना अनऑफिशियल एक्शन लेते हैं. अनऑफिशियल एक्शन का मतलब क्या हो गया कि इनके पास वो पार नहीं है वो काम करने का, तभी भी वो ये काम करते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में ना कोई क्राइम प्रिवेंट कर सके या तो वो ऐसे लोगों को ना पनिश कर सके जो कि उन्हें लगता है कि क्रिमिनल्स हैं. उसे विजिलेंटिज्म कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The film does not condone vigilantism. You can't defeat violence with violence. The next one is mob. Mob का मतलब होता है भीड़ जो उग्र या कष्ट का कारण बन सकती है, उसे ही mob कहा जाता है. यानी कि large crowd of people that may become violent or cause trouble. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? clan. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. 50 people were killed in 3 days of mob violence. The next one is सकम. सकम का मतलब होता है संघर्ष बंद कर देना, झुक जाना या हार मान लेना, उसे ही सकम कहा जाता है. यानी कि टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पेरिश. एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिव. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Thousands of cows have succumbed to the disease in the past few months. The next one is presumably. इसका मतलब होता है संभवतः, यानी कि used to say something that is possibly true, उसे ही कहा जाता है presume. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? probably. एंटोनिम क्या हो जाएगा? unlikely. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. presumably they have decided to move back to Australia. The next one is फेटल. फेटल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो घातक है या जानलेवा है, यानी कि ना उससे किसी की जान जा सकती है. कोई चीज अगर डेडली है तो उसे ही फेटल कहा जाता है, यानी कि कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेडली. एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन फेटल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Hepatitis is a potentially fatal disease. The next one is prosecuting. Prosecuting का मतलब होता है the process of officially charging somebody with a crime and of trying to show that he or she is guilty in a court of law. यानी कि ना अदालत में किसी के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोग प्रक्रिया, उसे ही प्रोसिक्यूटिंग कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूशन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. failure to provide insurance rendered him liable to prosecution. The next one डिसमिल. देखिए डिसमिल का मतलब होता है कोई भी चीज अगर ना दुखद हो या दुख भरा हो, मतलब उसको देख के आपको ना अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है ना, कोई चीज अगर निराशाजनक हो, डिप्रेसिंग हो, तो उसे डिसमिल कहा जाता है. यानी कि कॉजिंग और शोइंग सैडनेस, और इफ समथिंग इज डिप्रेसिंग यू कैन कॉल इट डिसमिल. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिप्रेसिंग. एंटोनिम क्या हो जाएगा? हैप्पी. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. It was a really dismal day. The next one is conviction. Conviction का मतलब होता है न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराए जाने की क्रिया, उसे ही conviction कहा जाता है. यानी कि the action of finding somebody guilty of a crime in a court of law. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? acquittal. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He has a long record of previous convictions for similar offenses. The next one is असाइलेंट. असाइलेंट का मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी को अटैक करता है ना, तो जो पर्सन अटैक कर रहा है उसे ही असाइलेंट कहा जाता है. यानी कि ना आक्रमणकारी या तो हमलावर व्यक्ति, यानी कि अ पर्सन हु अटैक्स समबडी इज कॉल्ड एज एन असाइलेंट. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अटैकर. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Can you describe your assailant? The next one is restraint. restraint का मतलब होता है जब किसी चीज पे ना लिमिट लगा दिया जाए या कंट्रोल लगा दिया जाए ना, तो उसे restraint कहा जाता है. यानी कि किसी पर प्रतिबंध या नियंत्रण लगाना. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेल्फ कंट्रोल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रीडम. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं.
Prices continued to rise without restraint. The next one is entail. entail का मतलब ये होता है to entail is to involve, या तो किस चीज को ना जरूरी बनाना, to make something necessary, उसे भी entail ही कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नेसेसिटेट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The journey will entail changing trains twice. The next one is aggrieved. Aggrieved का मतलब होता है upset और angry at being treated unfairly, यानी कि अगर आपके साथ कोई उचित व्यवहार नहीं करता है उस समय आपको जो गुस्सा आता है या आप जब अपसेट हो जाते हैं, यानी कि आपको अच्छा नहीं लगता है, उसी चीज को अग्रीव्ड कहा जाता है. यानी कि ना अनुचित या अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण परेशान या क्रोधित, उसे अग्रीव्ड कहा जाएगा. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपसेट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिलाइटेड. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He felt aggrieved at not being chosen for the team. The next one is बाइगॉटरी. देखिए बाइगॉटरी का मतलब होता है बाइगॉटरी इज द पोजेशन और एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल प्रेजुडिसेस और ओपिनियन. अभी देखिए प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रेजुडिस का मतलब होता है जब आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए एक बहुत प्रबल भावना होती है ना, उसे नापसंद करने की, उसे ही प्रेजुडिस कहा जाता है, यानी कि पक्षपात. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटॉलरेंस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? टॉलरेंस. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He deplored religious bigotry. And the last one is propaganda. देखिए propaganda का मतलब होता है information and ideas that may be false or exaggerated which are used to gain support for a political leader, party, etc. यानी कि आप है ना कोई ना ऐसे इंफॉर्मेशन का या आइडियाज का ना यूज कर रहे हैं जो कि हो सकता है कि सच नहीं हो, और उसको ना बढ़ा चढ़ा कर ना बोला ही जा रहा है ताकि आप है ना सपोर्ट गेन कर सके, यानी कि आप है ना लोगों का ना समर्थन ले सके किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए, उसे ही प्रोपेगेंडा कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पब्लिसिटी. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द न्यूज रिपोर्ट्स वर बीइंग डिस्काउंटेड एज प्रोपेगेंडा. दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.